Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 4th of class 8 civics understanding laws. कानून की समझ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कानून हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So the first thing is, do laws apply to all? क्या कानून सभी पर इक्वली लागू होते हैं? तो इसके लिए एक सिचुएशन दे रखी है. एक गवर्नमेंट अधिकारी है जो अपने बेटे की हेल्प करता है छिपने में, क्योंकि उसके बेटे को 10 इयर्स की जेल दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है. तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये जो एक्शन था वो सही था? क्या उसके सन को जो कानून के अकॉर्डिंग जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए? और सज़ा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका फादर जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, इसलिए. तो ये जो ऊपर वाला केस है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि इसमें कानून का वायलेशन हुआ है, कानून को तोड़ा गया है. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने एक बात को ध्यान में रखा था, एक बात की सहमति दी थी कि स्वतंत्र भारत जो होगा वहाँ पर कानून जो है वो सबके लिए बराबर रहेगा. इंस्टीट्यूट जो है, कुछ प्रोविज़न जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे कि रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ, कि कानून जो है वो एक नियम है जो सबके लिए बराबर है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें कही गई थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हर एक व्यक्ति जो है वो कानून के सामने बराबर रहेगा, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो और फिर चाहे वो कोई भी कॉमन सिटीज़न क्यों ना हो. कानून जो है वो किसी भी पर्सन के साथ किसी भी बेसिस पर, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, किसी बेस पर डिस्क्राइमिनेट नहीं कर सकता. अब इस रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है कि जितने भी कानून हैं वो कंट्री के हर सिटीज़न के लिए इक्वली एप्लीकेबल है और कोई भी जो है वो इन कानूनों से ऊपर नहीं है. ना ही वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और ना ही चाहे कोई वो वेल्दी पर्सन है, यहाँ तक कि कंट्री का प्रेसिडेंट भी नहीं. कोई भी क्राइम या फिर किसी कानून को तोड़ा जाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है वो डिसाइड की गई है, जिससे कि जो इंसान गिल्ट है उसके लिए वो सज़ा दी जाएगी. लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले थे, या फिर नए नए कानून जो है वो लोकल ओवरलैपिंग में बनते थे. अलग अलग कम्युनिटी जो है वो अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम को फॉलो करती थी. कुछ केसेस में पनिशमेंट जो है वो दो पर्सन्स को, क्राइम दोनों ने एक ही किया है, लेकिन उनकी कास्ट बैकग्राउंड या फिर उनकी लोअर कास्ट हायर कास्ट को देखते हुए उनकी पनिशमेंट जो है वो अलग अलग होती थी. लोअर कास्ट को पनिशमेंट दी जाती थी वो ज़्यादा हार्श होती थी और अपर कास्ट वाले की पनिशमेंट जो है वो उतनी हार्श नहीं होती थी. ये चेंज जो है वो धीरे धीरे शुरू हुआ और बाद में कॉलोनियल पीरियड में इसमें कुछ बदलाव किए गए. ये भी बिलीव किया गया कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे, औपनिवेशिक सरकार के जो अधिकारी थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, हिस्टोरियंस जो है उनके अंदर कुछ एक चीज़ों को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है. जैसे पहला ये है कि कॉलोनियल लॉ जो है वो आर्बिट्रेरी है. दूसरा क्या है कि इंडियन जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेता जो थे भारत के, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि ब्रिटिश इंडिया को किसी भी लीगल स्फीयर में डेवलपमेंट दी जाए. पहला एग्जांपल है इंडियाज़ में आर्बिट्रेरी रूल है इसका कि ब्रिटिश लॉ जो है, सेडिटेशन का एक्ट था 1870 का, वो अभी भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है. सेडिटेशन जो है एक ब्रॉडली अंडरस्टूड एक्ट है. कोई पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसे बिना ही किसी ट्रायल के, ट्रायल का मतलब है वो अपने बारे में कुछ बता भी नहीं सकता उसने ऐसा किया है या नहीं किया, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा. ये था ब्रिटिश लॉ जो आर्बिट्रेरी या फिर सेडिशन का. इंडियन नेशनलिस्ट जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना और गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आर्बिट्रेरी रूल था उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया. साथ ही साथ उन्होंने कंट्री की इक्वलिटी के लिए फाइटिंग करना शुरू किया. वो इस विचार को चेंज करना चाहते थे और इस कानून को बदलना चाहते थे, जिसको मानने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था और जिससे कि उनका जस्टिस जो है उनको नहीं मिल पा रहा था. 19वीं सेंचुरी का एंड होते होते इंडियन लीगल प्रोफेशन जो थे उन्होंने और ज़्यादा तेज़ गति से कॉलोनियल कोर्ट में रेस्पेक्ट की डिमांड करनी शुरू की. उन्होंने कानूनों को अपने लीगल राइट को डिफेंड करने के लिए यूज़ करना शुरू किया. इंडियन जजेस जो थे उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिसीजन मेकिंग में. तो इसी तरीके से कुछ तरीक़ों से इंडियंस ने जो है वो ये जो रूल था कॉलोनियल पीरियड में आर्बिट्रेरी का,
उससे आज़ादी लेने में, उससे कंट्री को आज़ाद करवाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे लिए लिखा गया तो एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई, जिसके अंदर कंट्री के लिए जो लॉ बनने थे उनको लिखा जाना था। हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कुछ नए लॉज बनाते हैं या फिर किसी पुराने लॉज को अमेंड करते हैं, उसको संशोधन करते हैं, उसमें कुछ नया ऐड करते हैं। हमने हमारी क्लास 6 की बुक में पढ़ा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में। इस लॉ के अकॉर्डिंग सन, डॉटर और उनकी मदर्स जो थी उन्हें अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा। साथ ही साथ नए लॉज जो है वो भी बनाए गए, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल का है या फिर एम्प्लॉयमेंट का है। तो लोगों के लिए ये नए कानून क्यों ज़रूरी है? हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? नए कानून बनते कैसे हैं? पार्लियामेंट जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है कानून बनाने में। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप के लोग जो है वो कुछ नए कानूनों की मांग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है इसके अंदर वो पार्लियामेंट का रहता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को फेस जो लोग कर रहे हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचाई जाती है। इसी के अंदर एक डोमेस्टिक वायलेंस की स्टोरी दे रखी है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक इंजरी और हार्म है जो कि कोई भी मेल जो है, यूजुअली हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट करता है। ये इंजरी जो है वो फिजिकली भी हो सकती है, जैसे किसी औरत को पीटा जा रहा है, इमोशनली भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और इकोनॉमिक भी हो सकता है। और वीमेंस को इससे प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया था। अब एक स्टोरी है अक्टूबर 2006 की। स्टोरी ऐसे है, साजिया डू यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इज़ नॉट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? तो उन्हें पता नहीं है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, कि ऐसी क्या न्यूज़ आई है। तो वो कहती है कि सिर्फ औरतों के लिए ही, बल्कि ये तो हर एक वायलेंस फ्री होम के लिए ज़रूरी है, इसका बेनिफिट हर किसी को मिलेगा। कुसुम, इसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि नया कानून बन गया। कुसुम और शाजिया जो है वो एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। उन्हें ये अपनी जर्नी याद थी कि किस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लागू होने से पहले वो औरतों को प्रोटेक्शन दिलवाती थी। अप्रैल 1991 में एक टिपिकल डे था उनके ऑफिस में। कोई उनके ऑफिस में आता है, वो कहती है आई नीड एडवाइस, मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे पीटते हैं और मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई। मुझे ये बात बताने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है मेरे बेटे और मेरे बहू के द्वारा। वो मुझे वर्बली अब्यूज़ करते हैं और मेरे बैंक अकाउंट भी मेरे एक्सेस में नहीं है और मुझे घर से उन्होंने बाहर फेंक दिया है। और मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि ये वायलेंस रुक जाए। और साथ ही साथ मैं ये नहीं चाहती कि जिस घर में मैं रहती हूँ उसी घर से मुझे बाहर निकाल दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये जो जितने भी कानून हैं क्रिमिनल्स के लिए बनाए गए हैं, उनमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर 1990 से इस एक नए कानून की मांग शुरू हुई और औरतों ने टेस्टिमोनी शुरू की। औरतों ने अपने खिलाफ जो हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, उससे प्रोटेक्शन की डिमांड की। और अब वो एक सिविल लॉ चाहती थी जो कि उनके इस इश्यू को सॉल्व कर सके। 1999 में लॉयर्स इकट्ठे हुए। लॉयर्स के ग्रुप ने, लॉ स्टूडेंट ने और कुछ कंसल्टेशंस जो देते हैं उन लोगों ने इस डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है इसको लीड किया और ड्राफ्ट बिल जो है वो सर्कुलेट किया। इसके अंदर डेफिनेशन दी हुई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल या इमोशनल कोई भी हो सकता है। हर एक कानून ऐसा होना चाहिए कि हर एक औरत के जीवन को अपनी डोमेस्टिक लाइफ में स्पेस मिल सके, उसे अपने खुद से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वुमेन मूवमेंट जो है अब एक नए डोमेस्टिक वायलेंस कानून तक पहुंचा। गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन अब ये सजेशन मिला था। कुछ लोगों ने इसको ओपोज़ किया, कुछ लोगों ने इससे एग्री की और फाइनली ये बिल जो है वो 2002 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर 1 लाइन पिटीशन किया गया। कुछ औरतों की ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल कमीशन जो है औरतों का, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इसका सबमिशन किया। स्टीम मेंबर्स जो थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, वो चाहते थे कि पुराना बिल जो उसमें बदलाव किया जाए, वो इस डेफिनेशन के साथ एग्री नहीं थे। कुछ टेम्प्ररी कस्टडी जो है बच्चों की, उसके बारे में भी बात किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में अक्टूबर 2006 में हुई। फिर बात आई कि नया कानून क्या है।
तो सबसे पहले इसमें औरतों को वायलेंस फ्री होम देने की बात की गई और साथ ही साथ इसको डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में डेफिनेशन में रखा गया। ये एक सिविल लॉ है जो मिलियंस ऑफ वुमेन्स को रिलीफ दिलवाती है, चाहे वो औरतें उनकी बीवी हो, उनकी माँ हो, बेटी हो या फिर बहू हो, कोई भी हो, इन सभी को एक सुरक्षित घर प्रदान करती है। ये कानून जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि हर एक औरत जो अपने घर में रहती है उसे अपने खुद के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उससे प्रोटेक्शन की डिमांड रहती है और साथ ही साथ उसके जो मेडिकल कॉस्ट है उनके एक्सपेंसेस पूरा करने की भी उसे ज़रूरत रहती है। लेकिन ये बहुत लंबी जर्नी रही थी, गवर्नमेंट ने इस कानून को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगाया, लेकिन फाइनली ये इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स किया गया। लेकिन ये कानून ज़रूरी क्यों है? जितना ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हमने सिटीज़न के एक रोल के बारे में पढ़ा कि औरतों ने खुद आवाज़ उठाई थी नया कानून बनाने के लिए। लॉयर्स या फिर लॉ स्टूडेंट जो थे वो भी सामने आए थे, तो तभी जाकर ये नया कानून बना और पास हुआ। हर एक स्टेज जो है प्रोसेस की, उसमें सिटीजन्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये जो वॉइस थी वो हम टीवी रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में, रेडियो ब्रॉडकास्ट या फिर लोकल मीटिंग्स में पढ़ सकते थे या सुन सकते थे, जिससे कि पार्लियामेंट में ये कानून गया और लोग औरतों के लिए एक्सेसिबल हुआ और एक लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंट नियम ये बनाया गया। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, एक सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो कानून लागू करती है, लेकिन वो कई बार बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाते हैं। कई बार एक कानून जो है वो अगर संविधान के तरीके से देखा जाए तो वैलिड है और लीगल भी है, लेकिन ये अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल हो जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो अनफेयर है और लोगों के लिए हार्मफुल है। और लोग क्या करते हैं, कानून को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स रखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, टीवी न्यूज़ पे रिपोर्ट की जाती है। डेमोक्रेसी के अंदर, जहाँ जैसे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिटीजन्स जो है वो अपनी अनविलिंगनेस, मान लो कोई इच्छा है उनकी, वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी कानून को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ बोल सकते हैं। और अगर एक बड़ी संख्या में लोगों का समूह जिनको ऐसा लगता है कि कोई भी कानून जो पास हुआ है वो गलत है, तो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उन्हें इस कानून को बदलना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज हैं जिसमें कि म्यूनिसिपल लिमिट्स जो है वो हॉकिंग या स्ट्रीट वेंडिंग को इलीगल बताते हैं। रेडी जिसको हम बोलते हैं, गलियों में लोग रेडी लगाते हैं या फिर बाहर कहीं पे भी फुटपाथ के ऊपर सामान बेचने के लिए बैठ जाते हैं, तो म्यूनिसिपल जो है पार्टी के जो लोग होते हैं वो उसको इलीगल बताते हैं। कोई भी जो है वो इस रूल्स के खिलाफ डिस्प्यूट नहीं कर सकता। जो लोगों के घूमने की जगह या पेवमेंट की जगह, वहाँ उस स्पेस को कोई भी लेकर नहीं बैठ सकता। लेकिन साथ ही साथ कोई जो है हॉकर्स या वेंडर्स को एसेंशियल सर्विस जो है चीपली प्रोवाइड जो करता है बड़ी सिटी के अंदर मिलियंस ऑफ लिविंग्स को, उसको भी कोई मना नहीं कर सकता। ये उनके लिवलीहुड का एक तरीका है। अगर ये कानून किसी एक ग्रुप के फेवर में जाता है तो ये क्या है, कंट्रोवर्शियल है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, क्योंकि म्यूनिसिपल के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून अच्छा है, लेकिन हॉकर्स जो है उनके पास कोई दुकानें नहीं है परमानेंट, तो अब उन्हें दुकानें लगाने के लिए अपने लिवलीहुड के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, तो ये उनके फेवर में नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। और वो लोग जिनको ये लगता है कि कानून जो है वो सही नहीं है और इस विषय के ऊपर कोर्ट में डिस्कशन होना चाहिए, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कानून को मॉडिफाई कर सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसकी आज्ञा नहीं देता। ये फ़ोटोज़ जो कि वुमेन मूवमेंट क्लास 7 में हमने पढ़ा था उससे ली गई है। वहाँ पे अलग अलग जो है तरीके से सिटीजन्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं और अपनी सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ अनजस्ट लॉ के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा रोल जो है एक सिटीज़न के तौर पर वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर ही ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये वहाँ से शुरू होता है। हम न्यूज़पेपर और मीडिया को केयरफुली देखें और साथ ही साथ उनके काम को देखें, और जो काम हमारे एमपीज़ के द्वारा किया जाता है उसको देखें और उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज़ करें अगर हमें ऐसी ज़रूरत लगे तो। हमें इस प्रकार की चीज़ों को बेयर नहीं करना चाहिए। एक्सटेंड करना, इन्वॉल्वमेंट करना और इंथ्यूसिज्म, ये जो है वो लोगों के पास है, जो कि पार्लियामेंट जो है, जो अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव किसी लोगों के द्वारा चुना हुआ है, वो अगर अच्छे से काम नहीं कर सकता है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं।